विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रविशंकर व्यास मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा बीकानेर से आज 17 जुलाई 2020 को आपके व्हाट्सएप और ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से यह जानकारी दे रहा हूँ कि आप अपने घर पर व्यवस्थित ढंग से अपने सामान्य बौद्धिक स्तर, इसके अलावा कक्षा संबंधी जो सिलेबस का पाठ्यक्रम है उसके अधीन आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें। और ये जानकारी मैंने इस बात की कोशिश की है कि वो बीकॉम पार्ट फर्स्ट, बीकॉम पार्ट सेकंड, बीकॉम पार्ट थर्ड, इसके अलावा बीए पार्ट फर्स्ट, बीए पार्ट सेकंड, बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थी तथा देश के सभी जागरूक नागरिकों के लिए भी यह आवश्यक है कि देश के आर्थिक हालात की वो जानकारी रखें। उनके लिए भी यह विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का विषय है भारतीय मौद्रिक नीति के उभरते आयाम। पहली बात यह है जो समझने की योग्य है कि मौद्रिक नीति का अर्थ होता है मुद्रा व साख के चलन पर नियंत्रण। दोबारा सुन लीजिए, मुद्रा व साख के चलन पर नियंत्रण। अब बात अगली ये है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट, कि यह कार्य कौन करता है। तो स्पष्टतः यह है कि इस कार्य को पूरा करने के लिए भारत की रिजर्व बैंक है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है और इसके गवर्नर के द्वारा आदेशित नियमों के अनुसार और रिजर्व बैंक एक्ट के अनुसार, बैंकिंग एक्ट के अनुसार सभी वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्थानों को आवश्यक कार्रवाई करनी पड़ती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मौद्रिक नीति है उसमें निरंतर बदलाव होते रहे हैं। पिछले 2-4 महीनों से हम देखते हैं कि देश में कोविड-19 के कारण आर्थिक स्थिति है उसकी समीक्षा की जाती रही है और इस बात की कोशिश की जाती है कि देश की जनता को भारत की मौद्रिक नीति, जिसमें चलन व साख दोनों शामिल है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हो और देश की जीडीपी बढ़ सके और बैंकों को समस्याएं नहीं आए, आम नागरिक को समस्या नहीं आए। इसके लिए साख नियंत्रण के अंतर्गत मौद्रिक नीति एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसमें गुणात्मक साख नियंत्रण किया जाता है और मात्रात्मक साख नियंत्रण किया जाता है। मात्रात्मक साख नियंत्रण में केवल मुद्रा की मात्रा घटाई बढ़ाई जाती है। पिछले कुछ वर्षों में 2550 आदि के नए नोट निर्मित किए गए और काले धन की समस्याएं और अन्य समस्याएं उनका समाधान करने के लिए प्रयास किए गए, जिसमें लगभग पुराने नोटों की संख्या समाप्त हो गई और नए नोट प्रचलन में आ गए, जिससे वस्तु स्थिति क्लियर हो गई कि देश में वर्तमान में कितने नोट चलन में हैं और कितनी जनता के पास है और कितने बैंकों के पास है। उसके हिसाब से आवश्यक मौद्रिक नीति का निर्माण किया जा सके। तो मात्रात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत मुद्रा की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाती है। भारत में हम देखते हैं कोविड-19 के कारण से जनता की तरलता में कमी आ गई। ऐसी स्थिति में मात्रात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत सरकार और रिजर्व बैंक को यह अधिकार है कि वो मुद्रा की मात्रा बढ़ा सकती है या कम कर सकती है। तरलता की समस्या के कारण मुद्रा की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता हुई, क्योंकि गरीबी, बेरोजगारी और अन्य समस्याएं उत्पन्न हुई तो लोगों के हाथों में क्रय शक्ति कम हो गई। इसलिए ये संभावना है, उभरता आयाम है कि मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाए। अब यह है कि मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाए तो ऐसा ही नहीं है कि केवल नोट ही छापे जाएं। आंतरिक बाह्य ऋण लिए जा सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण मिल रहे हैं। इसके अलावा सरकार है विदेशी पूंजी विनियोग
डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ा सकती है और मुद्रा की मात्रा को बढ़ा सकती है, और मुद्रा की मात्रा नहीं बढ़ेगी तो आय, उत्पादन, रोजगार नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मात्रात्मक साख नियंत्रण का प्रथम तरीका अपनाया गया। दूसरा तरीका है जिसके अंतर्गत गुणात्मक साख नियंत्रण है। गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत पहले हम देखते थे कि बैंक दर है वो काफ़ी ज़्यादा थी और धीरे धीरे बैंक दर में कमी की गई, और आज हम देखते हैं कि बैंक दर 4.65% हो गई। और बैंक दर का यही अर्थ है कि सामान्य व्यक्ति जिस तरह से बैंक से उधार लेता है, उसी तरह से कोई भी व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेती है तो उसको बैंक दर कहते हैं। और वो आज हम देखते हैं कि 16 जुलाई 2020 को 4.65% कर दी गई और लगातार बैंक दर में कमी की गई है ताकि बैंकों के पास पैसे ज़्यादा हो और वो ज़्यादा लोगों को उधार दे सकें। इसके अलावा हम देखते हैं रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, MSF है, इनमें भी कमी की गई। रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.335 और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.65% घटा दी गई। इससे ये सुविधा होगी कि बैंकों की तरलता बढ़ेगी और बैंक है कम ब्याज पर रिजर्व बैंक से, अन्य संसाधनों से वो अधिक राशि प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि साख नियंत्रण के अंतर्गत, उभरते आयाम के अंतर्गत, मौद्रिक नीति के अंतर्गत SLR और CRR में भी परिवर्तन किया गया। SLR और CRR की रेट भी लगातार कम की गई और इस दृष्टि से हम देखते हैं कि अपने रेखा चित्र नंबर 1 और रेखा चित्र नंबर 2 में प्रॉपर वे में ग्राफ के द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि भारत में सभी प्रकार की जो दरें हैं उनमें कमी की गई है। बैंक रेट में कमी की गई, रेपो रेट में कमी की गई, RRR में कमी की गई, MSF में कमी की गई। SLR है वो अब घटाकर 18% कर दिया गया, CRR 3% कर दिया गया। SLR का मतलब है कि व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास रखना पड़ता है, तो उसको 18% कर दिया गया और इसको घटाने से बैंकों की तरलता बढ़ गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं CRR है कि बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक में जमा करवाना पड़ता है, तो CRR को 3% कर दिया गया, जो काफ़ी कम कर दिया गया है। और यूरोपीय देशों में हम देखते हैं कि यूरो मुद्रा बाजार है, उसमें जो भी हम जमा करते हैं उसमें से सारी राशि बैंक उधार दे देती है, और बैंक के पास जब पैसे नहीं होती है तो वो पास वाली बैंक से उधार लाकर एक बार अपने ग्राहक को चुका देती है, जिससे साख सृजन का कार्य बहुत तेज गति से बढ़ता है। जैसे यूरोपीय देशों में देखते हैं, यूरो मुद्रा बाजार में देखते हैं कि हम 100 रुपये जमा कराते हैं तो 0% है वो जमाएं हो, तो ऐसी स्थिति में 100 रुपये के कितने रुपए हो जाते हैं? 1000 रुपये हो जाते हैं। इस प्रकार से साख सृजन की गति है यूरोपीय देशों में बहुत तेज थी और उसका अनुसरण करना पड़ा। और आर्थिक और वित्तीय समस्याएं हैं जिसमें मुख्य रूप से कोविड-19 के कारण बैंकों को उधार देना पड़ रहा है, देश को आत्मनिर्भर करना पड़ रहा है, अनेक प्रकार की आर्थिक वित्तीय समस्याएं हमारे सामने मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है, यही मौद्रिक नीति का संचालक है। तो भारतीय मौद्रिक नीति के उभरते आयाम के अंतर्गत देखते हैं कि गुणात्मक साख नियंत्रण और मात्रात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत हर हाल में इस बात की कोशिश की गई है कि देश में लिक्विडिटी की समस्याएं नहीं हो। लिक्विडिटी की समस्या को रोकने के लिए सभी प्रकार की बैंक दरों में और बैंक दरों से संबंधित विभिन्न प्रकार के आयाम हैं, उनमें कमी की गई है। इसके अलावा रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार ही भारत के वाणिज्यिक बैंक है
वो आवश्यक गतिविधियां करते हैं, जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र में उधार की सुविधा, औद्योगिक क्षेत्र में उधार की सुविधा, व्यापारिक क्षेत्र में उधार की सुविधा, युवा बेरोजगारों में कौशल विकास की सुविधा, ये सारे कार्य हैं भारतीय मौद्रिक नीति के उभरते आयाम के अंतर्गत हैं। तो इस सब क्षेत्रों में सरकार ने विशेष सुविधाएं बढ़ाई हैं। मैं यहाँ आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय मौद्रिक नीति के उभरते आयाम वाणिज्य के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, सामान्य नागरिक के लिए इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आज देश में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ रहा है, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ रही है, देश के नागरिक आज ये जानने के लिए जागरूक हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, कितनी है, जीडीपी कितनी है, और बैंक से हमें जो उधार लेना है तो उसकी दर क्या होगी, और बैंक है किस प्रकार अपने रिसोर्सेज बढ़ाएगी, उसके हिसाब से हमें उधार की सुविधाएं मिलेगी, अन्य वित्तीय सुविधाएं प्राप्त होगी। इसलिए रिजर्व बैंक की नई मौद्रिक नीति के उभरते आयामों के अंतर्गत हम देख पा रहे हैं कि ये उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको जानकर महसूस होना चाहिए कि देश की ताज़ा आर्थिक हालात क्या हैं। ये ताज़ा हालात बीकॉम पार्ट फर्स्ट, बीकॉम पार्ट सेकेंड और बीकॉम पार्ट थर्ड के प्राय सभी चैप्टर हैं, उसमें ये शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये खाली बीकॉम पार्ट फर्स्ट के लिए इम्पोर्टेंट है या बीकॉम पार्ट सेकंड के लिए इम्पोर्टेंट है या बीकॉम पार्ट थर्ड के लिए है। ये जो आंकड़े हैं, ये जो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, हमें हर पेपर में, हर हाल में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हम देश की मौद्रिक व्यवस्था और रिजर्व बैंक के किए गए कार्य हैं, गुणात्मक साख नियंत्रण से संबंधित, मात्रात्मक साख नियंत्रण से संबंधित अन्य विविध प्रकार के पहलू हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको बता देता हूं लास्ट में एक बार और इस व्याख्यान के अंतर्गत मैंने 3 पेज आपके स्टडी के लिए भी डाले हैं, जिसमें बैंक रेट है 4.65%, रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.335%, MSF 4.65%, SLR 18%, CRR 3%, MFC 4.25%, रेपो 4% और बेस रेट है 8.15% से 9.40% कर दी गई है। इस प्रकार आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति के अंतर्गत उभरते आयाम में प्राय सभी दरों में कमी की गई है, जिससे बैंकों की तरलता बढ़े, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक विभिन्न सरकारी कार्यक्रम हैं उनको चला सके, कृषि उद्योग व्यापार का विकास कर सके, इसके अलावा EMI कम हो सके, मकान निर्माण के कार्य हो सके, बेरोजगार लोगों को रोजगार के लिए बैंक से ऋण मिल सके और अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो सके, जिससे भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। तो भारतीय मौद्रिक नीति के उभरते आयाम का अंतिम निष्कर्ष यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को उभरते आयाम के अंतर्गत शामिल किया जाए और देश का तेजी से विकास किया जाए। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद।